हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज को। और ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही फ्रेम किए गए हैं, लेकिन ये आपको और भी जो अदर स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी हेल्प करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप में से कोई फर्दर इंटरेस्टेड है तो वो इस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, ओके। तो यहाँ से डेली हम लोग इन सेशंस में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट वन इज, in the context of high entropy alloys, consider the following statement. High entropy alloys के regarding यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं और हमें चेकआउट करना है अब कि कौन कौन सी बातें इसमें से सही हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाई एंट्रोपी अलॉयज हम किनको कहते हैं। ये कुछ एडवांस्ड मटेरियल्स होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है, 5 या 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स को रफली इक्वल अमाउंट में जब हम ऐड करते हैं तो हाई एंट्रोपी अलॉयज क्रिएट होते हैं, ठीक है। खास बात यहाँ ये याद रखिएगा कि ये जो 5 या 5 से ज़्यादा एलिमेंट हम इसमें यूज़ करते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, ओके। इनको हम कहते हैं हाई एंट्रोपी अलॉयज। आइए देखते हैं क्या क्या इनके फीचर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, हाई एंट्रोपी अलॉयज आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स इन ऑलमोस्ट इक्वल कंसंट्रेशन। जस्ट मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही बात है कि इसमें 5 या 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में और ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू देयर यूनिक प्रॉपर्टीज, ओके। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकेंड है, हाई एंट्रोपी अलॉयज कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग हाई टेम्परेचर मेथड। कल भी मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर इस तरह का वर्ड अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट में, ओनली, सोली, ऑल्सो, तो वहाँ पे एक बार रुक के ज़रूर ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि जो भी हाई एंट्रोपी अलॉयज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज किए जा सकते हैं हाई टेम्परेचर मेथड्स का यूज़ करके, और कोई तरीका नहीं है। तो ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि आप डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं इनको बनाने के लिए, जैसे कि ना सिर्फ हाई टेम्परेचर मेथड्स बल्कि लो टेम्परेचर टेक्निक्स का भी यहाँ पे यूज़ होता है, लाइक इलेक्ट्रो डेपोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रो डेपोजिशन में लो टेम्परेचर का यूज़ होता है और हाई टेम्परेचर मेथड में जैसे कि हो गया आपका सॉल्वोथर्मल मेथड वगैरह। तो दोनों ही तरीकों से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हाई टेम्परेचर होना कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। थर्ड है, हाई एंट्रोपी अलॉयज रेजिस्ट कोरोजन एंड दे आर बायोकम्पैटिबल मेकिंग देम आइडियल फॉर मेडिकल बायोमटेरियल्स। क्या ये कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं और ये बायोकम्पैटिबल होते हैं जिसकी वजह से आप इनको मेडिकल सेक्टर में भी यूज़ करते हैं? यस, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स में और एक्सेलेंट इनकी कोरोजन रेजिस्टेंस पावर होती है, साथ ही ये बायोकम्पैटिबल भी होते हैं जिसकी वजह से आप इनको परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज बायोमटेरियल हमारे मेडिकल एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो फर्स्ट सही था और थर्ड सही था, सेकेंड आपका एलिमिनेट हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओनली 2, सिर्फ 2 ही सही हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉवरेन वेल्थ फंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉवरेन वेल्थ फंड के बारे में यहाँ पे 3 बातें हैं और हमें एनालाइज करना है कि इसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। फर्स्ट है, These are the investment funds owned and operated by any public or private entities। क्या इसको ओन करते हैं कोई भी पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़? नो, क्योंकि ये जो SWFs हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये एक तरह के इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जिनको कि टोटली ओन और ऑपरेट करती है गवर्नमेंट और उसकी एंटिटी, ना कि कोई भी पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। और ये जो फंड्स होते हैं टिपिकली ये देखा जाए तो मैनेज करते हैं किसी भी कंट्री के रिजर्व को, और ऑफन हम इसको जनरेट करते हैं फ्रॉम कमोडिटीज़ या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये जो फंड्स हैं ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट इसको देखती है और ऑपरेट करती है, ना कि कोई भी पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड है, दीज फंड्स कैन बी डिराइव फ्रॉम कंट्री सरप्लस रिजर्व्स एंड अदर सोर्सेज। ये जो फंड्स हैं ये डिराइव होते हैं किसी भी कंट्री के सरप्लस रिजर्व से और अदर सोर्सेज से। येस, सॉवरेन वेल्थ फंड डिराइव हो सकते हैं बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि सरप्लस रिजर्व हो गया फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स रेवेन्यू, ट्रेड सरप्लस से भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट के ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं वहाँ से भी ये फंड्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली सही है।
थर्ड है इंडिया अट्रैक्ट SWFs ड्यू टू द T+1 सेटलमेंट साइकिल रिड्यूसिंग द रिस्क। इंडिया जो है SWF को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ T+1 सेटलमेंट साइकिल, और जिससे कि रिस्क काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। येस, इंडिया एक अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है हमारे सॉवरेन वेल्थ फंड्स के लिए, और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन, इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस T+1 सेटलमेंट साइकिल, जिसकी वजह से जो रिस्क है आपका वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, T+1 सेटलमेंट साइकिल क्या होता है? इसका एब्रीविएशन जो है T+1, इसका फुल फॉर्म है ट्रेडिंग डे +1 बिजनेस डे। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि ये एक तरह का ऐसा सेटलमेंट साइकिल होता है जिसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो सेटल हो जाता है 1 बिजनेस डे आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, यानी कि अगर आप शेयर्स को सेल कर रहे हैं किसी भी स्टॉक के मंडे को, तो जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल हो जाएगा ट्यूसडे को। ठीक है, इसका मतलब होता है T+1। ओके, तो इसकी वजह से जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, और देखा जाए तो इंडिया ने चाइना को काफ़ी हद तक ओवरटेक कर दिया है एज द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग इन एमर्जिंग मार्केट डेट। ठीक है, तो थर्ड सही था और सेकंड भी सही था, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है यहाँ पे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग। विच ऑफ द अबव इज आर क्लासिफाइड एज कोलाइड्स? आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कोलाइड्स हैं। फॉर बीइंग अ कोलाइड कुछ फीचर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर मटेरियल को फॉलो करना होगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है? क्ले, मिल्क, ब्लड, यूरिया। देखिए, क्ले, मिल्क और ब्लड ये सारे के सारे कोलाइड्स हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं, राइट। और क्ले जो है देखा जाए तो ये ट्रांजिशन करता है फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड स्टेट, जिससे कि इसका क्रैक फॉर्मेशन इफेक्ट होता है। मिल्क की जो कोलाइडल स्ट्रक्चर हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं, और क्रैक पैटर्न्स यहाँ पे आसानी से इसकी क्वालिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो सेलुलर कॉम्पोजिशन है उसकी वजह से इट लीड्स टू यूनिक ड्राइंग पैटर्न्स, जिससे कि हेल्थ कंडीशंस को डायग्नोस करने में आसानी होती है, राइट। तो तीनों ही मटेरियल्स सेम तरीके के मैकेनिकल बिहेवियर्स को फॉलो करते हैं जब आप इनको ड्राई करते हैं, और इसकी वजह से ये रेलेवेंट माने जाते हैं फॉर स्टडीज़ ऑन क्रैक फॉर्मेशन। लेकिन वहीं अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया एक ट्रू सोल्यूशन है, ना कि एक कोलाइड है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे तरीके से उस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये कोई भी कोलाइडल सिस्टम नहीं फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्ले, मिल्क और ब्लड ही कोलाइड्स हैं, यूरिया जो है वो ट्रू सोल्यूशन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ओनली 1, 2 and 3। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज with reference to the Swami Fund highlighted in budget 2025 to 26, which of the following observations is are correct? Swami Fund के बारे में दो बातें हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। The fund has been set up as a Category 2 alternate investment fund registered with SEBI। बिल्कुल सही है, स्वामी फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको कि 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, डेफिनेटली इसको सेटअप किया गया है एज अ कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, और ये रजिस्टर्ड है विद सेबी। सेकेंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ द फंड। नो, क्योंकि इस फंड का इन्वेस्टमेंट मैनेजर असल में है SBI कैप वेंचर्स, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है SBI कैपिटल मार्केट्स की। और SBI कैपिटल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो ये फुली ओन्ड है बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कहना कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, ये गलत होगा। यहाँ पे आंसर होना चाहिए SBI कैप वेंचर्स इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ द फंड। ठीक है, तो सेकंड आपका एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर हियर इज ए ऑप्शन, ओनली 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, रिगार्डिंग द भारत कैंसर जेनोम एटलस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत कैंसर जेनोम एटलस के बारे में 3 बातें हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है, इट एम्स टू कलेक्ट एंड एनालाइज द जेनेटिक वेरिएंट्स फ्रॉम वेरियस कैंसर्स इन इंडिया। ये बिल्कुल सही है, इसका फोकस है डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स को कैटलॉग करना दैट आर स्पेसिफिक टू इंडियन कैंसर, जिससे कि रिसर्च और डायग्नोस्टिक हमारी इन्हांस हो सके। ठीक है, सेकेंड है, इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मल्टीपल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। ये भी सही है, क्योंकि इस पर्पज़ के लिए भारत कैंसर जेनोम एटलस ने कोलैबोरेट किया है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हो गई, IIT मद्रास हो गई और कार्किनोज हेल्थ केयर हो गया, जिससे कि वो आसानी से डेटा को गैदर और एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो ये डेफिनेटली सही है।
थर्ड है द डेटा फ्रॉम BCGA विल बी यूज टू डेवलप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर कैंसर पेशेंट। ये भी सही है क्योंकि पर्पज़ यहाँ पे है कि जो भी जीनोमिक डेटा है उसको हम फर्दर यूज़ करें ट्रीटमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए टू द इंडिविजुअल पेशेंट्स बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही बातें जो लिखी हैं भारत कैंसर जीनोम एटलस के बारे में बिल्कुल सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज सी ऑप्शन, ऑल थ्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे तीन मटेरियल हैं और उनका एप्लीकेशन लिखा हुआ है। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? आइए देखते हैं। फर्स्ट है लेड एलिमेंट दैट इज यूज्ड इन बैटरीज। सब जानते हैं कि लेड को हम डेफिनेटली यूज करते हैं लेड एसिड बैटरीज में, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है व्हीकल्स में और बैकअप पावर सिस्टम में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेड को हम बैटरीज की तरह यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे मरकरी एलिमेंट यूज्ड इन थर्मामीटर। ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जितने भी थर्मामीटर्स हिस्टोरिकली अब तक यूज़ हुए हैं उन सब में मरकरी का यूज़ हुआ है ड्यू टू इट्स हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और जिससे कि वो एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग्स देता है। तो डेफिनेटली ये पेयर सही है, मरकरी को हम थर्मामीटर्स में यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड वन इज कैडमियम। इट इज़ एलिमेंट यूज्ड इन रिचार्जेबल बैटरीज। येस, क्योंकि कैडमियम को हम यूज़ करते हैं स्पेशली निकल कैडमियम रिचार्जेबल बैटरीज में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो कैडमियम का पेयर भी बिल्कुल सही है कि ये एलिमेंट है जो कि यूज़ होता है रिचार्जेबल बैटरीज में। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे तीनों ही पेयर बिल्कुल ठीक थे। आंसर है सी ऑप्शन, ऑल थ्री पेयर्स। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। विद रेफरेंस टू द रिसेंट मिशंस टू मून कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो मिशन है, इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इनको हमें पढ़ना है और डिसाइड करना है कि सही है कि नहीं। फर्स्ट है द चैंग 7 मिशन विल मेजर सीस्मिक एक्टिविटी अनवीलिंग द ल्यूनार क्रिस्टल मेंटल कॉन्फ़िगरेशन। क्या चैंग 7 जो मिशन लॉन्च किया गया था उसका पर्पज़ ये है जो लिखा है? नहीं, बल्कि ये जो चैंग 7 मिशन था इसका पर्पज़ था कि जो मून का हमारा साउथ पोल है उसको फर्दर एक्सप्लोर करना और ये चेकआउट करना कि क्या वहाँ पे वाटर आइस डिपॉजिट्स हैं या फिर नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर ल्यूनार कोलोनाइजेशन। राइट, तो चैंग 7 मिशन का ओवरऑल पर्पज़ था मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना कायदे से। ओके, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और सेकेंड है यहाँ पे द चंद्रयान 3 मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल फॉर पोटेंशियल वाटर आइस डिपॉजिट। क्या चंद्रयान 3 मिशन का पर्पज़ ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है? नो, क्योंकि जो पेलोड था चंद्रयान 3 का उसका नाम क्या था? ISLA, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटी। ये जो पेलोड था चंद्रयान 3 में उसका पर्पज़ था सिस्मिक एक्टिविटी को मेज़र करना जिससे कि ल्यूनार क्रस्ट मेंटल कॉन्फ़िगरेशन अनवील हो सके। ठीक है, तो असल में देखा जाए तो यहाँ पे रिवर्स हो गया है। चैंग 7 मिशन का पर्पज़ ये है और चंद्रयान 3 मिशन का पर्पज़ ये है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, आंसर है डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉट 2। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन इज with reference to bamboo based composites which of the following observations is are correct? bamboo based composites के बारे में दो बातें हैं। फर्स्ट है बैम्बू इज नोन फॉर इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मेकिंग इट अ सूटेबल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। क्या बैम्बू का ये फीचर है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है जिसकी वजह से आप इसको आसानी से कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? येस, डेफिनेटली, क्योंकि बैम्बू जाना जाता है अपने एक्सेप्शनल टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ऐसा माना गया है कि वो स्टील से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ये डेफिनेटली इसको एक बेहतर ऑप्शन बनाती है फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पेशली हमारे इनोवेटिव एप्लीकेशंस में, जैसे कि अगर बैम्बू बेस्ड बंकर्स बन रहे हैं हमारी इंडियन आर्मी के लिए तो वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से हम इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। सेकेंड है बैम्बू कैन ग्रो अप टू 90 सेंटीमीटर्स मीन 35 इंचेस इन अ सिंगल डे अंडर द ऑप्टिमल कंडीशन। क्या इतनी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं? येस, क्योंकि बैम्बू वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं पूरी दुनिया के और ये 91 सेंटीमीटर्स तक आसानी से एक सिंगल डे में ग्रो कर सकते हैं अगर इनको आइडियल कंडीशंस मिलती हैं तो। और ये जो इनकी रैपिड ग्रोथ है इसकी वजह से ही, यानी कि यही रीज़न है जो ये एक बिल्डिंग मटेरियल में सस्टेनेबल माने जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड भी सही है और फर्स्ट भी सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। योर आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। विद रिस्पेक्ट टू जीन एडिटिंग इन हॉर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? आइए देखते हैं। फर्स्ट है
The CRISPR-Cas9 technique allows for the precise modifications in the genome of organisms. ये भी सही है, क्योंकि ये जो टेक्निक है CRISPR-Cas9 टेक्निक, ये एक तरह की रेवोल्यूशनरी टेक्निक है या मेथड है जिससे कि साइंटिस्ट को ये इनेबल करती है, जहाँ पे साइंटिस्ट प्रेसाइज कट लगा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, जिससे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आसानी से यहाँ पे टारगेट हो जाता है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन्होंने अब तक बहुत सारे जेनेटिक रिसर्च एंड एप्लीकेशंस ट्रांसफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक का जो एप्लीकेशन है बिल्कुल सही है। सेकेंड है, द फर्स्ट जेनेटिकली एडिटेड हॉर्सेस वर प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन बायोटेक फर्म सन फार्मा। नो, क्योंकि जो फर्स्ट जेनेटिकली एडिटेड हॉर्सेस थे वो प्रोड्यूस किए थे अर्जेंटीना बायोटेक फर्म खेरोन ने, न कि इंडिया की बायोटेक फर्म सन फार्मा ने। ठीक है, तो ये शोकेस करता है जीन एडिटिंग का पोटेंशियल कि किस तरह से आप स्पेसिफिक ट्रेड्स को इन्हांस कर सकते हैं, जैसे कि पोलोपोनीज में स्पीड को। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड है, CRISPR-Cas9 होल्ड्स ग्रेट पोटेंशियल फॉर ट्रीटिंग द जेनेटिक कंडीशंस लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस बी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। तो CRISPR-Cas9 टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है फॉर ट्रीटिंग अ रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस जिनका जेनेटिक कंपोनेंट है, जैसे कि कैंसर, हेपेटाइटिस बी हो गया और इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड आपका सिर्फ गलत है, बाकी फर्स्ट और थर्ड सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर इज 1 and 3 ओनली। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Moving to the last question, with reference to genetically edited animals, consider the following statement. आइए देखते हैं। फर्स्ट है, genetically edited pigs are being developed for organ transplant compatibility. क्या इनको डेवलप किया जा रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कंपैटिबिलिटी के लिए? यस, क्योंकि रिसर्च फिलहाल अंडरगो है ऐसे पिग्स को क्रिएट करने के लिए जिनके पास ऑर्गन्स हो दैट आर वेरी सुटेबल फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेटली सही है। सेकेंड है, जीन एडिटिंग इज करेंटली बैंड इन लाइफ स्टॉक फॉर फूड प्रोटेक्शन इन इंडिया। क्या ये बैन है इंडिया के अंदर? नो, क्योंकि इंडिया ने फिलहाल बैन नहीं किया हुआ है जीन एडिटिंग को इन लाइफ स्टॉक फॉर फूड प्रोडक्शन, लेकिन हाँ यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। रेगुलेटरी अप्रूवल को मैंडेटरी बनाया गया है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स को अप्रूव करने के लिए फॉर सम टाइप ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड कल्टिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना कि इंडिया ने बैन किया हुआ है ये गलत होगा, बल्कि इंडिया ने कुछ रेगुलेटरी मेजर्स इसके लिए जारी जरूर किए हैं। ठीक है, तो सेकेंड आपका गलत है, फर्स्ट वाला सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज ए ऑप्शन, ओनली 1। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। आई एम श्योर ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे आपके प्रिपरेशन में। अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं या कोई सजेशन ही देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए, जिससे कि हमारी टीम को फर्दर मोटिवेशन मिल सके और हम लोग और भी अच्छे इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करके आप तक पहुंचा सकें। तो कल वापस ही हम लोग मिलेंगे इसके अगले सेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़ात सना साइनिंग ऑफ।